नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले। तो आइए सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है, बाकी सभी जंतु हार्मोन है। प्रश्न नंबर 2, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसके बीच के खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उपयुक्त सभी के लिए उत्तरदायी है, यानी कि सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इन सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहाँ उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? यानी कि ग्राही जहाँ पर उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो तो क्या समस्या उत्पन्न हो सकती हैं? हमारा उत्तर होगा, हमारे शरीर में बाह्य वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ग्राही अंग या संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ग्राही अंगों द्वारा उद्दीपनों को ग्रहण करने के पश्चात संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचाया जाता है। हमें गंध का ज्ञान घ्राणग्राही द्वारा, स्वाद का ज्ञान स्वादग्राही द्वारा, स्पर्श का ज्ञान त्वक्ग्राही द्वारा और ध्वनि तथा संतुलन का ज्ञान श्रवणो संतुलन ग्राही द्वारा होता है। यदि ग्राही अपना कार्य सामान्य रूप से नहीं करते हैं तो उपयुक्त संवेदनाओं को ग्रहण नहीं किया जा सकेगा, जिससे कभी कभी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे गर्म वस्तु पर हाथ लगने से यदि ताप की पीड़ा का उद्दीपन संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नहीं मिलेगा तो हाथ जल सकता है। सामान्य स्थिति में प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप गर्म वस्तु पर हाथ लगने पर ताप का उद्दीपन संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु में पहुंचता है और चालक तंत्रिका द्वारा संबंधित कार्यकारी पेशी को पहुंचा दिया जाता है। कार्यकारी पेशी में संकुचन के फलस्वरूप हाथ गर्म वस्तु से हट जाता है। प्रश्न नंबर 3, एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन की संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ये तंत्रिका कोशिका एक न्यूरॉन की संरचना का चित्र इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर कोशिका काय है, ये बीच वाला भाग केंद्रक है, इन तंतुओं को द्रुमिका कहते हैं, ये बीच वाले भाग को तंत्रिकाक्ष कहते हैं और नीचे वाला ये जो सिरा है तंत्रिका का अंतिम सिरा कहलाता है। तो इस चित्र को आप नोट करके कॉपी में बनाइए। अब है तंत्रिका कोशिका। इसका क्या कार्य होता है? यह संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई होती हैं। यह विशेष रूप से लंबी होती हैं। एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका का यानी कि साइटोन तक पहुंचाया जाता है और तब तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इसी तरह एक अंतर्ग्रंथ यानी कि सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाता है। प्रश्न नंबर 6, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, यानी कि फोटोट्रोपिज्म किस प्रकार से होता है? तो इसका उत्तर होगा, पादप प्ररोह का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्ररोह तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है और जड़ें ऋणात्मक अनुवर्तन दर्शाती हैं। जब वृद्धिकर्ता पादप को संसूचित करता है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं प्ररोह के अग्रभाग यानी कि टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर करने वाली दिशा यानी कि साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 7 से। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? इसका उत्तर होगा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड
आघात में निम्न संकेतों के आने में व्यवधान होगा। पहला, संवेदी आवेगों को मस्तिष्क की ओर ले जाने हेतु मार्ग प्रदान करने में व्यवधान होगा। दूसरा, प्रेरक आवेगों को मस्तिष्क ले जाने हेतु मार्ग प्रदान करने में व्यवधान होगा। और तीसरा, ऐसे प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियमन एवं संचालन में व्यवधान होगा जिसमें मस्तिष्क संबंधित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पादप में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। पादपों में उद्दीप्त कोशिकाएं विभिन्न हार्मोन्स का स्रवण करती हैं। विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इन हार्मोन का संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए वृद्धि हार्मोन पादप प्ररोह के शीर्ष भाग में संश्लेषित होकर विभिन्न भागों में पहुंचता है, जो कि कोशिका प्रवर्धन, शीर्ष प्रभावन, जड़ों की वृद्धि में कमी उत्पन्न करता है। इसी प्रकार साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है। यह पतझड़ के मौसम में पत्तियों के घिरने की दर को बढ़ाता है। एथिलीन हार्मोन फलों को पकने में सहायता करता है। अब है प्रश्न नंबर 9, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? उत्तर में हम लिखेंगे, जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं समूह बनाते हुए विभेदित होकर ऊतक बनाती हैं और विभिन्न ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। विभिन्न अंग अपना अपना कार्य सही समय पर करते हैं ताकि वे कारगर रूप में कार्य कर सके। अतः जरूरी है कि उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण हो ताकि वे समन्वय के साथ कार्य कर सकें। उदाहरण के लिए, जब हम खाना खाते हैं तब हमारी आंखें देखती हैं कि भोजन कहाँ रखा हुआ है, नाक भोजन की गंध का पता लगा लेती हैं और हमारे हाथ भोजन को उठाकर मुंह में लाते हैं और हमारे जबड़ों की पेशियां दांतों की सहायता करती हैं ताकि भोजन को चबाया जा सके। ये सारे क्रियाकलाप एक समन्वित विधि से होते हैं और इनमें से कोई एक क्रियाकलाप किसी कारण नहीं हो पाता तो पोषण की प्रक्रिया में व्यवधान आ जाता है। अतः जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 10, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाओं में भिन्नता। तो एक सारणी बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे हम अनैच्छिक क्रियाएं और एक तरफ लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो सबसे पहला अंतर होगा अनैच्छिक क्रियाओं में, ये मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं अचानक नहीं होती, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं अचानक होती हैं। इसके अलावा तीसरा, अनैच्छिक क्रियाएं कभी कभी उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच गैप होती हैं, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं तुरंत होती हैं, अर्थात इनमें गैप नहीं होता। अनैच्छिक क्रियाएं अनैच्छिक पेशियों द्वारा होती हैं, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं ये इच्छिक पेशियों तथा ग्रंथियों द्वारा होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं बाह्य प्रतिबंधों द्वारा प्रभावित नहीं होती, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं ये प्रतिबंधित हो सकती हैं, यानी कि बाह्य प्रतिबंधों से बंधित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण है हृदय की क्रिया, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाओं का उदाहरण है सुई चुभ जाने पर हाथ का झटके से पीछा खींचना। अगला प्रश्न है, जंतुओं में समन्वय एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन की क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। हमारा उत्तर होगा, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना एवं व्यतिरेक निम्न प्रकार है। एक तरफ लिखेंगे हम तंत्रिका क्रियाविधि और एक तरफ हार्मोन क्रियाविधि। तो पहला, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र परिधि तंत्रिका तंत्र के मध्य तंत्रिकीय आवेगों से मिलकर बनती हैं, जबकि हार्मोन यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स से होती हैं। दूसरा, इसमें प्रतिक्रिया समय अत्यंत कम होता है, जबकि हार्मोन में प्रतिक्रिया समय लंबा होता है। तीसरा, तंत्रिकीय आवेग कार्य में विशिष्टीकृत नहीं होते, जबकि प्रत्येक हार्मोन का विशिष्ट कार्य होता है। चौथा, इसमें सूचना का प्रवाह तीव्र होता है, जबकि हार्मोन में सूचना का प्रवाह धीमी गति से होता है। पांचवा, तंत्रिकीय आवेग का उत्पन्न होना उद्दीपन की उपस्थिति पर निर्भर करता है, जबकि हार्मोन का स्रवण पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होता है। छठा, इसके द्वारा वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण अल्प होता है, जबकि हार्मोन में तंत्र वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित
करता है। अब है प्रश्न नंबर 12। छुई मुई पादप में गति और हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। तो हम लिखेंगे छुई मुई में पादप में गति और हार्मोन की गति में होने में अंतर। तो हमसे यहाँ पर सारणी बनाएंगे उत्तर में। एक तरफ लिखेंगे छुई मुई पादप में गति और दूसरी तरफ लिखेंगे टांग में गति। तो यहाँ पर पहला अंतर होगा, छुई मुई पादप में गति आघात करने या स्पर्श करने के फलस्वरूप होती है, जबकि टांग में गति हमारी इच्छा अनुसार एवं आवश्यकता के अनुसार होती है। दूसरा, इसमें सूचना स्थानांतरण हेतु विशिष्ट ऊतक का अभाव होता है, जबकि टांग में गति के अंदर तंत्रिकाएं भाग लेती हैं, अर्थात तंत्रिकाएं टांग की गति के लिए संदेश लेकर जाती हैं। तीसरा, यह गति पर्णवृंतल्प यानी कि पल्विनस की मृदुत्वक कोशिकाओं के स्लथ होने के कारण होती है, जबकि टांग को मोड़ना और फैलाना पेशियों की सहायता से किया जाता है। चौथा, छुई मुई पादप में पाई जाने वाली गति को स्पर्शना कुंचन गति कहते हैं, जबकि टांग में होने वाली गति को ऐच्छिक गति कहते हैं। और अगला है पांचवा अंतर, पादप कोशिकाओं में गति हेतु विशिष्ट प्रोटीन पेशी नहीं होती, जबकि कोशिकाओं में गति हेतु विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके साथ ही हमारे पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार के दूसरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।